नमस्कार सभी साथियों को। वेलकम टू द दुर्वा क्लासेज। द दुर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयदेव सिंह और ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ। अनुसूचियों के बारे में देखने से पहले हम बात करेंगे पिछली कुछ क्लासों के बारे में कि हमने अब तक क्या क्या अध्ययन किया। ये उसी कड़ी का अगला टॉपिक है। इससे पहले हमने देखा संविधान निर्माण के बारे में, देखा संविधान सभा के बारे में, देखा कि कैसे कैसे संविधान सभा में क्या था। इसके अलावा हमने देखा संविधान सभा की समितियाँ, कौन कौन सी मुख्य समितियाँ थीं, कौन कौन सी उप समितियाँ थीं। अगर बात करें मूल संविधान की तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जिनमें हम देख चुके हैं अब तक 22 भाग कि कौन कौन से भाग में क्या क्या विवरण था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे संविधान सभा की अनुसूचियाँ। इन अनुसूचियों में हम मूल अनुसूचियाँ, जो कि संविधान सभा में 8 मूल अनुसूचियाँ थीं, उनके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि वर्तमान में जो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं वो 4 नई अनुसूचियाँ कौन सी हैं और वो अनुसूचियाँ कब कब जुड़ी। इसी के साथ हम देखेंगे करंट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण शब्दावली आएगी या महत्वपूर्ण पद के जो अध्यक्ष आएंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। मूल संविधान की बात करते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12। वर्तमान में 12। ठीक है, इसका मतलब ये तो तय हो गया कि नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12 बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे कि मूल संविधान में कौन कौन सी 8 अनुसूचियां थीं। तो मैं संविधान की भाषा से पहले सीधे सीधे हम एक उदाहरण की से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संविधान की भाषा जो है वो थोड़ी सी भाषा कठिन है, क्योंकि हमारा संविधान वकीलों के द्वारा लिखा गया है। शब्दावली थोड़ी सी कठिन है, तो थोड़े से इजी शब्दों में देखने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा संविधान है वो एक क्षेत्र पे लागू होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो जो अनुसूची 1 है उसमें सबसे पहले किसका विवरण मिलेगा? अनुसूची 1 में मिलेगा भारत तथा उसका जो राज्य क्षेत्र है उसका जो विवरण है वो मिलेगा। भारत तथा राज्य क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उसका विवरण है। तो अनुसूची 1 लिख लेते हैं हम। तो अनुसूची 1 में क्या है? भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र का विवरण है। इसमें भारत तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है। साथ ही इसमें विवरण है संघ शासित प्रदेशों का, क्योंकि ये भी हमारे भारत के ही अंदर आएंगे। संघ शासित प्रदेशों का भी इसमें क्या देखने को मिलता है? विवरण देखने को मिलता है। ठीक, ये तो बात हो गई अनुसूची 1 की। अब हम बात करते हैं अनुसूची 2 की कि अनुसूची 2 में क्या है। अगर हम बात करें अनुसूची 2 में, तो देखिए, जो भारत है तो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए कुछ पद अधिकारी भी रहेंगे, और जो पद अधिकारी रहेंगे उनके लिए वेतन भी होगा। तो अनुसूची 2 में उनके वेतन की व्यवस्था की गई है। तो बताया गया है कि अनुसूची 2 में क्या है? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 1 में हो गया भारत तथा उसका राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्र। और अनुसूची 2 में क्या बताया? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते।
अब हमें देखना यह है कि मुख्य पदाधिकारी कौन कौन से हो सकते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इसी के साथ राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। इसी के साथ हम देखेंगे CAG। CAG का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का जो जिक्र है वो अनुसूची 2 में किया गया है। तो हम देखते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है। जो मुख्य पदाधिकारी हैं, मुख्य पदाधिकारी वेतन भत्ते का इसमें जिक्र है। अब इसमें जिक्र है किस किस का, तो हम देखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक्चुअली में यहाँ पर डायरेक्ट उपराष्ट्रपति नहीं है, इनका उपराष्ट्रपति की जगह हम लिखेंगे हम सभापति। ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इनका जो वेतन मिलता है ये उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है। इनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। तो हम यहाँ ऐसे ही लिखेंगे राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। तो इनके जो वेतन और जो भत्ते हैं वो राज्यसभा सभापति के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के रूप में जिनको वेतन मिलता है। यहाँ पे मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है वो किस पे भारित होता है, केंद्र पे भारित होता है या राज्यों पे भारित होता है? इसका जवाब मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसका जवाब मिलेगा कि जो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो किस पर भारित होता है, केंद्र पर भारित होता है या राज्यपाल पर भारित होता है। तो हम इसे यहाँ एक बार क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम डाल देते हैं, ठीक है। इसी के अलावा जो इनका एक कैग हो गया। कैग का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होता है, इसके भी वेतन एवं भत्तों का जो जिक्र है वो अनुसूची 2 में किया गया है। इसी के साथ हम देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष ऑब्लिक उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का भी वर्णन किस में दिया गया है? अनुसूची 2 में दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही हम देखेंगे राज्यसभा के उपसभापति का भी इसमें वर्णन है और इसमें वर्णन है विधानसभा ऑब्लिक विधान परिषद। जिन राज्यों में विधानसभा के अलावा जिन राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है वहाँ केवल क्या होगा, विधानसभा। लेकिन जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती हैं। इन दोनों के ही जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, दोनों के ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, उनके जो वेतन भत्ते का विवरण है वो अनुसूची 2 में दिया गया है। यहाँ तक हम एक बार दोबारा देखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में कितनी जोड़ी गई? 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। पहली अनुसूची में क्या है? भारत तथा उसका जो राज्य क्षेत्र है एवं उसका जो संघ शासित प्रदेशों का जो क्षेत्र है उसका क्या दिया गया है?
विवरण दिया गया है। अनुसूची 2 में क्या है, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, जो देश को चलाने में बहुत सहायक हैं, जो मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके वेतन एवं भत्तों का इसमें क्या दिया गया है, विवरण दिया गया है। मुख्य पदाधिकारियों में कौन कौन से हो गए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति का सभापति के तौर पर, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को डायरेक्ट वेतन नहीं मिलता है, उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इसके अलावा राज्यपाल के जो वेतन होते हैं उनका भी जो वर्णन है अनुसूची 2 में है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी वर्णन किस में दिया गया, वेतन एवं भत्तों का जो वर्णन दिया गया है वह भी अनुसूची 2 में दिया गया है। इसके अलावा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी जो वेतन एवं भत्ते हैं उनका भी अनुसूची 2 में वर्णन दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों का वर्णन किसमें दिया गया है, अनुसूची 2 में दिया गया है। यहाँ से हम कुछ चीज़ें एक बार देखने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, और वो यशवंत सिंह सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी सिंह मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप सिंह धनखड़ हैं, वो झुंझुनू से हैं। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, हम बेसिकली यहाँ राजस्थान की बात करेंगे, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम है यू ललित, और इससे पहले ये जो यू ललित हैं ये 49वें नंबर के CJI हैं। CJI बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर हम बात करें CJI की, तो इससे पहले जो CJI थे उनका नाम था NB रमन्ना। हम देखेंगे कैग के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कैग के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और लोकसभा के ओम बिरला, और विधानसभा के इस समय, क्योंकि राजस्थान में एक सदनात्मक व्यवस्था है तो राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो जो राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं वह हैं CP जोशी। हमने यहाँ पे चीज़ों को करंट के साथ भी पढ़ा। आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं क्लास तक जा पाते हैं या आज के समय में भारी भरकम फीस पे नहीं कर पाते हैं कोचिंग संस्थानों को, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भले ही आप मेरे ही द ध्रुवा ऑनलाइन क्लास से पढ़ो, आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। आपको जिसका कंटेंट बढ़िया लगे आप उससे पढ़ सकते हैं। बस आपको देखना ये होगा कौन चीज़ों को बहुत अच्छे से विश्लेषित कर पाता है, कौन अच्छे से विश्लेषण कर पा रहा है, कौन आपको अच्छे से समझा पा रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करेंगे अनुसूची 3 की, तो इसको मुझे एक बार साफ करना पड़ेगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अनुसूची 3 में क्या है। यदि हम बात करें अनुसूची 3 की, तो अनुसूची देखो, अनुसूची 1 में क्या हुआ, अनुसूची 1 में बताया है कि भारत तथा उसका जो राज्य क्षेत्र होगा ना, जो बाउंड्री होगी या उसका जो न्यायिक क्षेत्र होगा उसके बारे में बताया गया। अब कोई जगह होगी तो उस पर कुछ लोग शासन भी करेंगे, जो शासन करेंगे उनके लिए वेतन भत्ते की व्यवस्था कर दी अनुसूची 2 में। अब भाया इतना भारी भरकम जिम्मेदारी हम किसी व्यक्ति को सौंप रहे हैं, इतनी भारी भरकम हम उसको क्या दे रहे हैं, वेतन अब दे रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, तो संविधान ये कहता है कि अब आपको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। तो शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में दिया गया है। पहले में क्या है, भारत के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है, अनुसूची 2 में बताया गया है कि आपको क्या क्या वेतन भत्ते मिलेंगे जो
मुख्य पदाधिकारी हैं वो संविधान की अनुसूची 2 में बताया गया है और अनुसूची 3 में बताया गया है कि आपको शपथ लेनी है। अब शपथ का वर्णन कौन से में, वो अनुसूची 3 में है। और इसमें मैं आपको एक मुख्य बात भी बताऊंगा कि इसमें किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, जो कि हमारे मुख्य पदाधिकारी भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का जो वर्णन है। मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। अब इसमें अनुसूची जो 3 है इसमें कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहले संसद के मंत्री, ठीक है, संसद के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए। दूसरी तरफ हम यहाँ देखेंगे कि जो राज्य के मंत्री, विधानसभा ऑब्लिक विधान परिषद के सदस्य, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई राज्य ऐसे हैं, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है। अगर हम विधानसभा और विधान परिषद की बात करें तो वर्तमान में मेरा आपसे क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधानसभा है और कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, राज्यों की भी पूछ रहा हूं मैं यहाँ पे, और साथ में मैं यह भी पूछ रहा हूं कि कितने संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है और कितने संघ शासित प्रदेशों में विधान परिषद है। ठीक है, तो आपको ये जब आप कमेंट बॉक्स में देना है, इसका उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ठीक है, इससे हम देखेंगे संसद के मंत्री हो गए, संसद के सदस्य हो गए, राज्य के मंत्री हो गए, राज्य विधानसभा के सदस्य हो गए, विधान परिषद के सदस्य हो गए, कैग हो गया। ठीक है, अगर हम कैग की बात करें, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगर इसके स्पेशली अनुच्छेदों की बात करें तो इनके अनुच्छेद चलते हैं 148 से लेके 151 तक, लेकिन यहाँ पे हम अनुच्छेद नहीं देख रहे हैं। अनुच्छेदों के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग से ही पूरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ से भी इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, इनके भी जो शपथ का उल्लेख है वो किस में, अनुसूची 3 में है। इसके बाद हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके भी शपथ का उल्लेख किस में है, अनुसूची 3 में है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं, क्या उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, यह सवाल लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान की जो अनुसूची है वो कौन सी अनुसूची में वर्णन है, क्योंकि शपथ का उल्लेख जो मुख्य पदाधिकारियों की जो शपथ का उल्लेख मिलता है वो अनुसूची 3 में मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान की जो अनुसूची 3 है उसमें इनका शपथ का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, उपराष्ट्रपति हुए, इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है, नहीं है, नहीं है। गांठ बांध लो, यह सवाल एग्जाम में बार बार आता है और बच्चे क्या है हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान के जो अनुसूची 3 है उसमें मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख होगा, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर संसद के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य के मंत्री, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके ही शपथ का उल्लेख है। अब हम बात करेंगे, इसको थोड़ा सा मुझे एक बार
साफ करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे अनुसूची 4 की। क्या है खास अनुसूची 4 में? तो अनुसूची हमने यहां देखिए बिल्कुल क्रम से चीजें चल रही हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण से यहां समझाने की कोशिश करूं, यदि ये हमारा भारत का ऐसा एक नक्शा हो, यदि ये तो हो गई भारत। तो सबसे पहले तो इसमें अनुसूची 1 में ये बताया गया है कि इसकी बाउंड्री, अनुसूची 1 में क्या बताया गया है कि बाउंड्री भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें विवरण बताया गया है। वर्तमान में आपको कमेंट में बताना है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये सभी को आता भी होगा। तो मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, इसकी बाउंड्री के बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है, हम ये ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूची 2 में क्या बताया गया है कि जो इसके जो मुख्य पदाधिकारी होंगे उनके क्या बताया गया है, वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची 3 होगी, अनुसूची 3 में क्या बताया गया है, शपथ के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 4 की। तो अनुसूची 4 में बताया गया है जो स्टेट और यूटी होगी, स्टेट और जो संघ शासित प्रदेश होंगे उसमें राज्यसभा के जो सदस्यों का होगा, क्या होगा, जो सीटों का जो बंटवारा है। अनुसूची 4 में मतलब ये जो भारत है इसमें अब कुछ राज्य भी होंगे ना, उन राज्यों में राज्यसभा की सीटों का क्या होगा, विवरण। तो अनुसूची 4 में क्या है, स्टेट प्लस यूटी। यूटी जहां मैं लिखता हूं आप समझ सकते हो, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब संघ शासित प्रदेश, और स्टेट का मतलब हो गया राज्य। तो स्टेट प्लस यूटी के बारे, यूटी के क्या बताया गया है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया। राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है या उल्लेख है या बंटवारा है वो किस में बताया गया है, अनुसूची 4 में बताया गया है। यहां तक हमने समझा। अनुसूची 1 में क्या था, भारत का जो एरिया था उसके बारे में बताया। अनुसूची 2 में क्या बताया, अनुसूची 2 में बताया उनके जो वेतन एवं भत्ते मुख्य पदाधिकारियों के, वो। अनुसूची 3 में बताया उनकी शपथ का उल्लेख है। और अनुसूची 4 में जो है, जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो कैसे कैसे होगा। अब हम बात करेंगे अनुसूची 5 की, कि अनुसूची 5 क्या है। ये अनुसूची 5 और अनुसूची 6 अपने आप में विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर का जो होता है पसंदीदा भाग, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अगर वो क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर, तो अनुसूची 5 से मैंने कई एग्जामों में, लगभग 5 या 7 एग्जामों में, मैं पिछले कई 5 या 7 एग्जामों में मैं ये देख चुका हूँ कि अनुसूची 5 से सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अनुसूची 5 की हम बात करते हैं। तो रट डालो अनुसूची 5 को, तो सबसे पहले रट डालो। अनुसूची 5 इतनी खास है, ऐसे समझो कि अगले एग्जाम में अनुसूची 5 से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और जिस दिन अनुसूची 5 से आपको क्वेश्चन मिले, आप वीडियो पे आके कमेंट में जरूर बताना कि सर आपने कहा था कि अनुसूची 5 से क्वेश्चन है या नहीं है। तो अनुसूची 5 में बताया गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, उन अनुसूचित जो जनजातियों के जो क्षेत्र हैं उनके जो प्रशासन के बारे में विवरण है। अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण।
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण। अरे ऐसे समझो, ये कितने, 1 2 3 4 5, ऐसे समझो इसका विवरण दिया गया है। इसको बना लो एक बार के लिए, जब तक हमारा क्या नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, जब तक हम पैसे कहाँ से ले रहे हैं, घर से ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो ये जो अनुसूचित है ना और क्या है जनजाति, इनके जो विवरण दिया गया है ना वो किस में दिया गया, 5 में दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जब तक तो हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, जब तक तो हम क्या हैं, अब एकदम बेरोजगार और गरीब ही हैं, क्योंकि हम तो घर से ही पैसे ले रहे हैं। ऐसे समझ के याद कर लो कि अनुसूची 5 में क्या दिया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण किस में है, तो अनुसूची 5 में। और दोस्तों अनुसूची 6, अनुसूची 6 तो ऐसे समझ लो खाना खाना भूल जाओ, लेकिन अनुसूची 6 मत भूल जाना। अनुसूची 6 और अनुसूची 5 दो एक ऐसी हैं कि यहाँ से एग्जामिनर जरूर पूछेगा, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का है। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 अनुसूचियों को जाते टाइम जरूर याद करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें 4 राज्यों के बारे में विवरण है, एक त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। मैंने तो इस जो ये क्वेश्चन है अनुसूची 6 का, ये क्वेश्चन जो है मैंने लगभग 5 से 7 एग्जामों में देख लिया है। इनमें से 4 राज्यों को दे के रखता है, 3 राज्यों को दे के रखता है, मिलान करो में भी दे देता है कि निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है में भी दे देता है। तो आपको ये 4 राज्य रट लेने। रटने कैसे हैं, इसकी एक ट्रिक बना लो। त्रिपुरा से ले लो 3, असम से ले लो आम, 3 आम। 3 आम कब खाने, जब क्या बरसेगा, मेघ बरसेगा। 3 आम खा रहे, चखने की व्यवस्था तो हो गई, अब बोतल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मिजोरम, तो मिजोरम से आप याद रख लेना कि 3 रम की भी बात हो रही है, कि 3 रम की बात, मतलब रम एक जो अपने मिलिट्री वाले हैं, डिफेंस वालों को जो दारू की बोतल मिलती है उसे भी हम रम बोलते हैं। तो रम, 3 आम खाने कब, जब बादल बरसेंगे, किसके साथ, रम के साथ। आप इसे याद कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। एक ट्रिक के तौर पे मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि 3 रम की बोतल पीनी है आम के साथ, जब बादल बरसें। क्योंकि दोस्तों ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे कि आपको लगेगा यार इसमें ना मिजोरम हो सकता है, लेकिन इसमें है क्या, मेघालय है। आपको लगेगा वहाँ मणिपुर हो सकता है, लेकिन है क्या इसमें, मेघालय। मेघ मतलब बादल, बादल जब बरसते हैं तो वो है ना एक मौसम कि आज तो मौसम सुहावना हो रहा है, कुछ हो जाए, तो वहाँ बादल के साथ हमेशा क्या रखना है, रम रखनी है। मिजोरम और मेघालय। आम से क्या याद रखना है, असम याद रखना है। और 3 से क्या याद रखना है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इनको याद रखना है अनुसूची 6 को और अनुसूची 5 को। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा अनुसूची 3 में मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख था, जिसमें संसद के मंत्रियों का है, संसद सदस्यों का उल्लेख है, राज्य के मंत्रियों का उल्लेख है, राज्य के जो सदस्य हैं वो भले विधानसभा के हों या विधान परिषद के, उनके सदस्यों का उल्लेख है। इसके अलावा कैग का उल्लेख है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के भी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। अनुसूची 3 में उल्लेख नहीं है तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है, नोट डाल के लिख लो। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का, कि बंटवारे का, कितनी सीटें राज्यों में होंगी और कितनी सीटें स्टेट में होंगी, इनका वर्णन अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, अनुसूची 5 में अनुसूचित
और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विवरण किस में देखने को मिलता है? अनुसूची 5 में देखने को मिलेगा। अनुसूची 6 याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुसूची 6। त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम में जो प्रशासन, कुछ क्षेत्रों में जो प्रशासन की बात है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन की बात है, उसमें क्या है? अनुसूची 6 में विवरण दिया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा साफ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम बात करेंगे अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में क्या है खास? अनुसूची 7 में है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का या विषयों का बंटवारे से संबंधित है कि कौन सी जो शक्तियां होंगी या जो कौन से जो विषय होंगे वो केंद्र के पास रहेंगे और कौन से विषय जो रहेंगे वो राज्यों के पास रहेंगे। तो जो शक्ति का जो विभाजन है, सीधे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में दिया गया है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का जो विभाजन है वो कौन से अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। अब शक्तियों का विभाजन दोस्तों होता कैसे? तो शक्तियों का विभाजन होता है विषयों के आधार पर। विषयों का मतलब है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय, कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय राज्य के पास हैं। इसी के आधार पर तय होता है कि किसके पास शक्ति ज्यादा है। तो हम देखेंगे हमारे जो संविधान में 3 प्रकार की विषय या लिस्टों का जो है वर्णन है। 3 प्रकार की लिस्टों में हम देखेंगे। सबसे पहले संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। अब हम बात करें संघ सूची की, तो यहां पे तो एक साइड में हम इंडेक्स बना लेंगे कि मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, देखते हैं। संघ सूची की बात करें तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। केंद्र क्या करता है? जो ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उनको अपने पास रख लेता है। जैसे कि रक्षा का विषय हो गया, डिफेंस का जो मैटर हो गया, केंद्र क्या करेगा? हमेशा अपने पास रखेगा। ऐसे ही कुछ अन्य भी हैं। तो संघ सूची में ऐसे कितने विषय हैं? 97 विषय थे मूल संविधान में। वर्तमान में 98 विषय किसके पास है? संघ सूची के विषय में। राज्य सूची में, राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, अभी कितने विषय हैं? 62 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अभी कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अब एक बार के लिए समझने की कोशिश करेंगे हम कि सर ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती क्या है? क्यों इन विषयों का बंटवारा किया गया है क्या? ये समझने की हम एक बार कोशिश करेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। संघ सूची का मतलब होता है जिन पे कानून बनाने का अधिकार, जिन पे विधि बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो? संसद को प्राप्त हो। जिन विषयों पे विधि बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है उनको कहते हैं, वो विषय सभी चले जाएंगे संघ सूची में।
और जिन विधियों पे या जिन कानूनों को बनाने का अधिकार विधानसभा, विधान परिषद या एक शब्द में कहें विधानमंडल को हो, वो सभी के सभी चले जाएंगे राज्य सूची के विषय। और समवर्ती सूची कौन सी बच गई सर? फिर समवर्ती सूची का मतलब यह है कि जिन पे विधि का निर्माण राज्य भी कर सकता है और कौन कर सकता है? संघ भी कर सकता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पर क्या कर सकते हैं? कानून का निर्माण या विधि का निर्माण कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर मान के चलो संघ सूची का कोई समवर्ती सूची का कोई क्या है? विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का कोई विषय है जिस पर राज्य ने कानून बनाया और केंद्र ने भी कानून बनाया। दोनों विधियों के मध्य क्या हो गया? मतभेद उत्पन्न हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं उन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है, यानी संसद भी बना सकती है, और राज्य भी बना सकता है। दोनों में यदि मतभेद उत्पन्न हो जाए तो प्राथमिकता संसद को मिलेगी, यानी केंद्र को मिलेगी। केंद्र का कानून मान्य होगा। तो यह थी हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम देखेंगे अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? तो अनुसूची 8 की मैं बता दूं दोस्तों, अनुसूची 8 में है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो उल्लेख है वो अनुसूची 8 में है। भारतीय संविधान द्वारा बात हो रही है किसकी? यहाँ भारतीय संविधान द्वारा किसकी बात हो रही है? भाषा की बात हो रही है। भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं का जो उल्लेख है, कौन सी भाषा? जो मान्यता प्राप्त है। किस में मान्यता प्राप्त है? संविधान में मान्यता प्राप्त है। उन जो भाषाओं का उल्लेख किस में है? अनुसूची 8 में है। तो अब सवाल ये उठता है कि अनुसूची 8 में कौन सी भाषाएं थी? मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था साहब। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है साहब। वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। बाद में कितनी भाषाएं जुड़ी? सीधे सवाल पूछ लिया जाता है, बाद में कितनी भाषाएं जुड़ी? 8 भाषाएं जुड़ी। 8 भाषाएं जुड़ी। बाद में कितनी भाषाएं जुड़ी? 8 भाषाएं जुड़ी। अब हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे कि 8 भाषाएं कौन कौन सी जुड़ी। तो 21वां संविधान संशोधन होता है साहब। कौन सा संविधान संशोधन होता है? 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब होता है? 1967 में होता है। और इसमें सिंधी को मान्यता दे दी गई साहब। किसको दे दी गई? सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। और भाषाओं की संख्या, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। ठीक है साहब। अभी भी हमारे पास 7 भाषाओं की कमी है। कितनी भाषाएं? 7 भाषाओं की कमी है। फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन होता है साहब। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और इसमें साहब नमक जोड़ दिया। नमक जोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे नमक क्या चीज है? नमक है दोस्तों याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक। अगर आपको नमक याद नहीं रहे तो आप कमान याद कर सकते हो। क्या याद कर सकते हो? कमान याद कर सकते हो। नमक का मतलब हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। नमक को याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। ठीक है, यहां लिख लो नेपाली, मणिपुरी और
कोंकणी भाषा जोड़ दी साहब। 15 और 3 18, भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 14 तो यहाँ तक थी, ये 15, ये 16, 17, 18 भाषा हो गई। 4 भाषाएं और हैं। अब हम उन 4 भाषाओं को याद करने की कोशिश करेंगे कि 4 भाषाएं और कौन कौन सी रह गई। तो 4 भाषाओं के लिए 92वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। ये होता है 2003 में, प्रावधान लागू हुए इसके 2004 में। 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जोड़ा जाता है। इसके लिए आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक बूढ़ी डोकरी है। कैसी डोकरी है? बूढ़ी डोकरी। डोकरी मतलब आप समझते हो, एक बुढ़िया के बारे में बात हो रही है, एक औरत के बारे में बात हो रही है, जो क्या है, एक उम्र उसकी ज़्यादा हो सकती है। तो एक बुढ़ी डोकरी है, वो क्या खा रही है? मेथी खा रही है। किसके साथ में क्या खा रही है? मेथी खा रही है। बुढ़ी डोकरी साथ में मेथी खाए, बुढ़ी डोकरी साथ में मेथी खाए। तो हम यहाँ याद कर सकते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली। बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003-2004 में जोड़ी गई और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। और हमारी अनुसूची कितनी हो गई? 8 हो गई। कितनी अनुसूची हो गई? 8 हो गई। ठीक है, एक बार हम इसे साफ कर रहे हैं। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहां तक का जो डायग्राम है इसको हम एक बार समझने की दोबारा से शॉर्ट तरीके से कोशिश करते हैं। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? इसकी बाउंड्री के बारे में बताया। अनुसूची 1 में क्या बताया? इसकी बाउंड्री के बारे में बात बताया। अनुसूची 2 में क्या बताया? मुख्य पदाधिकारी, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते। अनुसूची 3 में क्या बताया? अनुसूची 3 में बताया इनकी शपथ, इनकी शपथ का उल्लेख बताया। अनुसूची 4 में कहा कि जो ये राज्य हैं, इन राज्यों का भी तो उल्लेख किया जाए, जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है। तो अनुसूची 4 में क्या किया? राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का उल्लेख है। ये हो गई अनुसूची 4। अनुसूची 5 में बताई कि यहाँ पे क्या है, कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं कई जगह। जैसे मान के चलो ये एक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हो गया, यहाँ लिख दिया 5 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुसूची 6 यहां लिख लो, अनुसूची 6 इसमें लिख लो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का जो जनजाति क्षेत्र है उसका। अब ये कहा कि साहब यहां तक तो स्थिति हो गई, अब इनमें केंद्र और राज्य भी बन गए। तो केंद्र और राज्य में क्या करो? केंद्र और राज्य में शक्तियों का क्या करो? बंटवारा करो। बंटवारा कैसे हुआ? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बन गई साहब। यह 7 की हो गई। अब कहा कि यहाँ पे कुछ लोग भी तो रहते हैं ना, उन लोगों की भाषाएं भी तो हैं। तो लोगों के लिए क्या हो गया? 8 में भाषा, 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख हो गया।
इस प्रकार से आप सूचियों को एक क्रमबद्ध तरीके से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये तो हो गई हमारे मूल संविधान की 8 अनुसूचियां। अब हम बात करेंगे कि जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी, वो 4 अनुसूचियां कौन कौन सी थी। एक बार मैं इसको साफ करूंगा। आप अनुसूची 8 को दोबारा देख सकते हो। अनुसूची 8 में मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1967 में जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था? 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 सॉरी। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया? एक ट्रिक से आप याद कर सकते हो, नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। और 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 या 2004 में जिसके प्रावधान लागू हुए थे, उसमें जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ अनुसूची 8 में 3 संशोधन देख लिए अब तक, लेकिन एक संशोधन और होता है। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए अनुसूची 8 में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो अनुसूची 8 में अब तक कुल 4 बार संशोधन हो चुका है। 4 बार संशोधन। जो चौथा संशोधन है उसमें उड़िया जो लैंग्वेज थी उसका नाम ओडिया कर दिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, तो इसमें कौन सी विदेशी भाषा का उल्लेख है? तो इसमें मैं बता दूं, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अंग्रेजी, तो मैं बता दूं अंग्रेजी नहीं है। अंग्रेजी की हम बात करते हैं, जब मूल संविधान लागू हुआ तो भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 के अनुसार कहा गया कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा की बात है कि राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और अंग्रेजी इसकी सहायक भाषा होगी। अंग्रेजी क्या होगी? सहायक भाषा होगी। और वो भी कितने समय के लिए? 15 वर्षों के लिए होगी। कितने वर्षों के लिए होगी? 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी क्या होगी? हिंदी की सहायक भाषा होगी। ठीक है साहब। तो 15 वर्ष मतलब 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। और 15 वर्ष कब होने थे? 1965 को होने थे। लेकिन उससे पहले एक संविधान संशोधन किया जाता है और अंग्रेजी को हिंदी की सहायक भाषा के रूप में अनंत काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब मेरा फिर से वही सवाल है कि हमारे जो संविधान में है ऐसी कौन सी विदेशी भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है नेपाली भाषा। नेपाली भाषा आपको हमारे संविधान में एक विदेशी भाषा है नेपाली, उसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। अब हम देखेंगे इससे आगे की बातें। तो अनुसूची 9 देखेंगे, अनुसूची 10 देखेंगे, अनुसूची 11 देखेंगे और हम देखेंगे साथ ही अनुसूची 12। इसमें क्या है खास, क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई हैं। अब कोई चीज मूल संविधान के बाद में जोड़ी जा रही है, मतलब कुछ तो खास बात होगी, इसीलिए जोड़ी गई है। तो हम बात करेंगे अनुसूची 9। अनुसूची 9 की बात करते हैं साहब। अनुसूची 9, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन। पहला ही संविधान संशोधन में जोड़ दी साहब। पहला संविधान संशोधन 1951 में। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, तो यह संविधान संशोधन आखिरकार किया किसने? किसने किया होगा? क्या लगता है? संसद ने? तो यहां पे आपका उत्तर होगा गलत। संसद ने पहला संविधान संशोधन नहीं किया था। पहला संविधान संशोधन संविधान सभा ने किया था,
क्योंकि जो हमारी संसद है वो 1952 से अस्तित्व में आई थी। तो पहला संविधान संशोधन जो होता है 1951 में होता है, और वो संशोधनकर्ता कौन है? संविधान सभा करती है। अब हम देखेंगे कि अनुसूची 9 में व्यवस्था है क्या, क्यों जोड़ा गया। तो अनुसूची 9 में था भूमि बंदोबस्त से लेके व्यवस्था थी साहब, भूमि बंदोबस्त से व्यवस्था थी, या इसमें ये कह सकते हैं जागीरदारी जो थी, जागीरदारी प्रथा या जागीरदारी जो चीजें थी भूमि को लेके ये था। इसमें क्या होता था कि अब क्या कर सकती थी सरकार, किसी भी भूमि को क्या कर सकती थी? अधिग्रहित कर सकती थी। क्या कर सकती थी? अधिग्रहित कर सकती थी। ये जोड़ा गया अनुसूची 9 में। अब ऐसा करने के पीछे साहब वजह क्या हुई? इसके पीछे की वजह ये थी कि एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 है, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ कुछ मामला था इसमें, इसको बाद में क्या हटा दिया गया था। तो ये सब बात थी कि जो संपत्ति थी ये हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार में दे दी गई थी, जिसको लेके जब भी किसी की संपत्ति को अगर गवर्नमेंट चाहती थी, डेवलपमेंट के काम पे चाहती थी, तो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन का मामला लेके न्यायपालिका में चले जाते थे। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके रिट जारी हो जाती थी, जिसकी वजह से कुछ अड़चनें आ रही थी। तो संविधान सभा को जरूरी लगा और उन्होंने भूमि बंदोबस्त के जो संबंधित कुछ प्रावधान थे उनको पहला संविधान संशोधन करके अनुसूची 9 में जोड़ दिया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए अनुसूची 9 कब जोड़ी गई, तो आपका सही उत्तर होगा 1951 में जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा है? पहला संविधान संशोधन। और जोड़ी किसने? अगर ऑप्शन में आपको संसद मिले तो सही नहीं करना है। जोड़ी किसने? किसने जोड़ी? संविधान सभा ने जोड़ी साहब, क्योंकि उस टाइम संविधान सभा ही संसद के रूप में, अस्थायी संसद के रूप में तो कार्य कर रही थी, लेकिन संसद नहीं थी। अनुच्छेद 31 ख में। और इसकी एक और मस्त बात, वो मस्त बात यह है कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अनुसूची जो 9 के जो जितने भी मामले हैं ना, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती साहब, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अनुसूची 9 का कोई भी मामला हो उसकी क्या नहीं हो सकती? न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये साहब बढ़िया बात बता दी, अनुसूची 9 के जो भी मामले न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब अब क्या किया, कोई भी कानून बनता और सरकार को लगता कि नहीं यार इसे क्या कानूनी दावपेच से बचाना है, तो उसमें क्या कर दिया जाता? अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता। किस में शामिल कर दिया जाता? अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता। अगर हम बात करें जब यह अनुसूची बनी तो इस अनुसूची में कुल कितने विषय थे? 13 विषय थे। मूल अनुसूची में कितने विषय थे? 13 विषय थे। लेकिन बाद में क्या कर दिया जाता है, इसमें टोटल 284 विषय शामिल कर दिए जाते हैं। अब सब 13 विषय तक 13 विषय थे, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन 284 विषय जिनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो, गड़बड़ की बात है। न्यायपालिका को लगा ये क्या नहीं है, ठीक नहीं है, तो उन्होंने एक डिसीजन दिया 24 अप्रैल 1973 को, और उन्होंने कहा कि अनुसूची 9 के जितने भी मामले हैं ना, अब वो सब किसके मामले आएंगे? न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे साहब। न्यायिक समीक्षा होगी। अब इनकी न्यायिक समीक्षा होगी कब से? 24 अप्रैल 1973 से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या जो विषय थे उनकी भरमार कर दी। मूल संविधान में 13 विषय, सॉरी मूल संविधान में नहीं, मूल सूची में, मूल अनुसूची में 13 विषय थे। लेकिन जहां भी सरकार को लगता कि नहीं इसमें कानूनी दावपेच में नहीं फंसना है, वो क्या करते? सीधे अनुसूची 9 में पटक देते। 13 विषय से विषय कितने हो गए? 284 विषय हो गए। न्यायपालिका ने कहा नहीं ये गलत है,
और इनकी क्या होनी चाहिए, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा उपबंध या ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, उनका क्या हो, न्यायिक समीक्षा हो और वहां तक उनको क्या कर दिया जाए, रद्द कर दी जाए। कहां तक रद्द कर दिया जाए, जहां तक मूल अधिकारों का हनन हो। पूरा का पूरा रद्द नहीं करना है, केवल वहीं तक रद्द करना है, केवल उन्हीं, जैसे कि हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक रूल बना, उसमें कितने प्रावधान है, 5 प्रावधान है साहब। अब मान के चलो पहला ही प्रावधान है जो मूल अधिकारों का हनन करता है, तो इसको तो कर दो रद्द, लेकिन ये 4 प्रावधान जो मूल अधिकारों का हनन नहीं करते या उल्लंघन नहीं करते या उनको क्या नहीं करते, सीमित नहीं करते, तो ये क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। कुल मिला के हमारा कहने का मतलब यह है कि पहले इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन 24 अप्रैल 1973 से इसकी न्यायिक समीक्षा होने लग गई। ये बात हो गई अनुसूची 9 की। अनुसूची 9 में हमने देखा कि ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। किसने जोड़ी, संविधान सभा ने जोड़ी। इसमें क्या था, भूमि बंदोबस्त जागीरदारी प्रथा से लेके संबंधित कुछ प्रावधान थे। अनुच्छेद 31 ख इससे प्रभावित हुआ था। पहले इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, अब 24 अप्रैल 1973 से इसकी क्या होती है, न्यायिक समीक्षा होती है। अब हम देखेंगे अनुसूची 10। अब मैंने आपसे एक सवाल किया था कि जो राज्यपाल की जो संपत्ति राज्यपाल के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो है किस पे भारित होते हैं, तो उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा मुझे उम्मीद है, और नहीं भी दिया हो तो आप अभी भी दे सकते हो। तो उसका जो राज्यपाल के जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वह केंद्र पर भारित होते हैं, राज्यों पर भारित नहीं होते हैं, क्योंकि राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम आगे राज्यपाल जो हमारा टॉपिक है उसमें देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें साथ में आ जाती हैं तो उन पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे अनुसूची 10। अनुसूची 10 मुझे जहाँ तक याद है अभी कुछ समय पहले रीट का एग्जाम लगा था जिसमें यह सवाल पूछा भी गया था। अनुसूची 10 से संबंधित एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं बता दूं कि आपने एक नाम सुना होगा, कहते भी हैं जनरली हम भाषा में कि ये जो व्यक्ति है ना ये 10 नंबरी व्यक्ति है, तो आप उससे याद कर सकते हो अनुसूची 10 में। 10 नंबरी व्यक्ति का मतलब है कि इसका कोई स्थायी पता नहीं है, ये क्या करता रहता है, दल बदल करता रहता है। क्या करता रहता है, दल बदल करता रहता है। तो अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल से संबंधी प्रावधान है साहब। दल बदल से संबंधी प्रावधान किसमें, अनुसूची 10 में। अब अनुसूची 10 को लाने की साहब जरूरत क्या पड़ी, क्या है आखिरकार दल बदल, तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी उस समय हालात हुए थे कि कोई मंत्री आज इस दल में है और दूसरी पार्टी ने यदि उसे बढ़िया मंत्री पद ऑफर किया तो इस दल की सदस्यता छोड़ के वो दूसरे दल में जा मिला। इस सब सिचुएशन को रोकते हुए या इस सब को देखते हुए उस समय के तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को लगा कि ये तो गलत है कि कोई आज इस दल में है कल उस दल में है, ये तो क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो वो एक संविधान संशोधन लेके आते हैं, 52वां संविधान संशोधन। और यही सवाल रीट में पूछा गया था कि दल बदल से संबंधित जो प्रावधान हैं वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए, या 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से
जोड़ी गई। तो इसका सही उत्तर है 52वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? 1985। 1985-86 हम इसे कह सकते हैं। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित प्रावधान किसके समय में आए? प्रधानमंत्री कौन था प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। संशोधन कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। लेकिन साहब बात अभी भी नहीं बनी। ये हमारे नेताओं का सिस्टम, नेता ही जाने साहब। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के लिए अच्छे भी काम बहुत किए हैं, और जब ये जिद पे आ जाए तो साहब, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब काम किया किसी ने, लेकिन जिद पे आ जाए तो ये तोड़ ढूंढ ही लेते हैं। किस चीज़ का? बस सरकार में बना रहना चाहिए। ये संविधान संशोधन जो हुआ था, दल बदल संबंधित जो संविधान संशोधन हुआ, इसका भी इन्होंने अपने हिसाब से कुछ तोड़ ढूंढ लिए। फिर साहब एक और संविधान संशोधन होता है, और दल बदल से संबंधित कठोर प्रावधान। कैसे प्रावधान? कठोर प्रावधान। अब सवाल है हमारा, दल बदल से संबंधित कठोर प्रावधान। दल बदल से संबंधित कठोर प्रावधान साहब, कठोर प्रावधान। तो कठोर प्रावधान किए गए, दल बदल से संबंधित कठोर प्रावधान किए गए। 91वां संविधान संशोधन होता है साहब, 91 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन होता है साहब। 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 91वां संविधान संशोधन होता है, दल बदल के संबंधित होता है, और ये कैसा था? कठोर प्रावधान था। इसमें कुछ चीजें जोड़ी गई। हमारा दल बदल अलग से एक टॉपिक है, उस पर हम इसकी और अधिक चर्चा करेंगे। तो इसमें बस अनुसूची 10 में आज के लिए इतना ही। दल बदल किसके समय में आया? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में आया। ठीक है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ाई गई 10वीं अनुसूची? 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। दल बदल से संबंधित कठोर प्रावधान 91वां संविधान संशोधन में जोड़े गए। अब हम देखेंगे अनुसूची 11। क्या है साहब अनुसूची 11? यदि आपने अनुसूचियों को ढंग से याद कर लिया ना, तो ये समझ के देखो, कोई भी एग्जाम हो, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे पॉलिटी से जुड़े हुए, आपको आज की क्लास से, मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, परंतु कम से कम एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप खुद भी याद कीजिए, और अपने छोटे भाई बहन जो भी आपको ऐसे कोई भी व्यक्ति जो भी लगता है कि हाँ ये सिलेक्शन ले सकता है, इसको थोड़ा सा स्टडी मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया जाए, आप उस तक ये वीडियो को क्या कर सकते हो, लिंक को शेयर कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे अनुसूची 11 की। अब हम बात करते हैं साहब अनुसूची 11। अनुसूची 11 जोड़ी गई साहब 73वां संविधान संशोधन करके। कौन सा संविधान संशोधन करके? 73वां संविधान संशोधन करके साहब अनुसूची 11 जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन करके। और उस समय साहब प्रधानमंत्री कौन? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। और प्रधानमंत्री कौन? अरे प्रधानमंत्री यही कौन बताओ? तो प्रधानमंत्री हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव जी के समय होता है, और इसमें पंचायती राज से संबंधित बिंदु थे। पंचायत लिख दो साहब, पंचायतों से जुड़े मामले थे। और सवाल एक पूछा जाता है, कितने विषय थे?
11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषयों का विवरण है? तो आपको उत्तर है 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। रट डालो, 29 विषय थे। 73वां संविधान संशोधन 1992 या 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। प्रधानमंत्री कौन? पीवी नरसिम्हा। और जोड़ा क्या? पंचायत। यही हम देखेंगे अनुसूची 12। संविधान संशोधन होता है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। प्रधानमंत्री कौन? नरसिम्हा जी हैं साहब। नरसिम्हा जी। हुआ कब? वही 1992-93। ठीक है। और वही इसमें हम लिख सकते हैं नगरीय स्वशासन की लिख सकते हैं। इसमें क्या? नगरीय स्वशासन की बात थी। ये तो थी बात ग्राम स्तर की, ये बात थी नगरीय स्वशासन की। और विषय कितने? 18 विषय। कितने विषय? 18 विषय। दोनों को कंफ्यूज करता है एग्जामिनर, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अरे गांव के लोगों के लिए समस्याएं ज्यादा होती हैं, ऐसे समझ के देखो, तो विषय भी ज्यादा होंगे, 29 विषय। और शहर के लोगों को हो सकता है समस्या ज्यादा हो, लेकिन सुविधाएं भी तो ज्यादा हैं। तो कितने विषय? 18 विषय। तो इनके लिए विषय कम दिए गए, क्योंकि यहाँ तो एमएलए भी रहते हैं, एमपी भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नगरों में रहते हैं। गांवों में कितने एमएलए और एमपीओं के घर हैं आप सभी जानते हो, मेरे से ज़्यादा सभी लोग राजनीति में भाग लेते होंगे। तो ये हो गई हमारी 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो कि 11वीं जोड़ी गई 73वां संविधान संशोधन से, और 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन से। इनके बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे। हमारा एक अलग से ही पूरा दे रखा है, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है, जो कि स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, पंचायती राज। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हमने देखा संविधान में कितनी अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियों में पहली अनुसूची क्या थी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश का जो न्यायिक क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और न्यायिक क्षेत्र, हमने उसके बारे में देखा। अनुसूची 2 में हमने देखा जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्तों के बारे में देखा। अनुसूची 3 में हमने क्या देखा? अनुसूची 3 में हमने देखा कि मुख्य पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, जिसमें हमने याद किया था, नोट डाला था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 4 में हमने देखा कि राज्य और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा सदस्यों के सीटों का हमने विवरण देखा। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 वेरी वेरी मोस्ट थी, जो हमने बहुत अच्छे से देखी। अनुसूची 5 में क्या था? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में थी, वो भी हमने देखा। अनुसूची 6 में हमने देखा असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में, जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में देखा। अनुसूची 7 में हमने क्या देखा? तो अनुसूची 7 में हमने देखा कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा देखा, जिसमें हमने 3 लिस्ट देखी: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची 8 में हमने देखा कि मूल संविधान में क्या है? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 15वीं भाषा सिंधी थी। 16, 17, 18 नमक से हमने याद किया था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी देखी। और 19, 20, 21, 22 इन चारों भाषाओं में हमने देखा मैथिली, डोगरी, सांथली और बोडो। अनुसूची 9 में हमने देखा
भूमि सुधार से जुड़े हुए जो मामले थे वो हमने अनुसूची 9 में देखे, जो कि पहले संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। अनुसूची 10 में हमने देखा दल बदल से संबंधित प्रावधानों को, और अनुसूची 11 में देखा हमने पंचायत से जुड़ा हुआ 73वां संविधान संशोधन से जुड़े हुए मामले को, और अनुसूची 12 में देखा 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके बारे में। दोनों में हमने विषय देखे। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, 12वीं अनुसूची में 18 विषय थे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो। अपने छोटे भाई बहनों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब दोस्तों, राजस्थान में सीईटी लागू हो गई है। आपको तैयारी पे जोर लगा देना है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, जय हिंद।